आज शुरू कर रहे हैं हम लोग अध्याय 4। गणित का चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो सबसे पहले ज्यामिति का मतलब क्या होता है। ज्यामिति शब्द जो होता है वो ज्योमेट्री से बना हुआ है। अंग्रेजी में इसको ज्योमेट्री बोलते हैं और इसका सही शाब्दिक अर्थ जियो का अर्थ होता है होमियोमेट्री, जो है मेट्रॉन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है मापना। यानी कि किसी चीज कभी भी कहीं भी जमीन को नापें तो वो हम ज्यामिति के रूप में उसको शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो अब इसको जानने के लिए, यानी ज्यामिति का मतलब होता है जमीन नापना, सीधी सीधी समझ लीजिए। तो अब हम जमीन तो हर जगह नहीं नापेंगे, किताब में भी तो नापते हैं और उसका फिर बड़ा रूप जो है कापियों में रफ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर जमीन के काम में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कितनी चीजें अनिवार्य होती हैं, तो इसमें कुछ जरूरी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ शब्द आएंगे। एक आएगा बिंदु, रेखा और समतल। क्या क्या? एक बिंदु, रेखा और समतल, इनसे बार बार इस्तेमाल होता है। ये क्या क्या होते हैं एक बार ऐसे समझ लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये ज्यामिति के आधारभूत तत्व या अवयव होते हैं, यानी मेन इन्हीं का रोल होता है। तो अब बिंदु क्या होता है? बिंदु में लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती। इसे ए बी सी या पी क्यू आर आदि से निरूपित करते हैं। देखो जैसे यहाँ कोई ऐसा बना हुआ बिंदु समझने क्या तरीका है। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा कोई डॉट है, दिख तो रहा है पर इसका जो है हमें जगह नहीं पता, इसकी लंबाई चौड़ाई हम नाप नहीं सकते, है ना, पर जगह स्थित होती है। इन्हीं को हम बिंदु कह देते हैं, ठीक है ना। यानी कोई पूरे बोर्ड में कोई एक जगह निश्चित कर दो लेकिन उसको हम नाप ना पाए कि कितना मोटा चौड़ा ऊंचा है, तो हम कह देते हैं ये बिंदु है। अब इसका नाम बिंदु है तो इसका नाम कैसे करेंगे? इनका नाम या तो हम ए लिख दें या बी लिख दें या सी लिख दें, ऐसे करके इनका नामकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं बिंदु। तो इसीलिए कहा गया है कि इसे ए बी सी या पी क्यू आर आदि से निरूपित करते हैं। अब किसी बिंदु के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। बिंदु पथ क्या होता है? देखो जी, जैसे ये बिंदु है ना, ये बिंदु है। अब इसको कहीं चाहे बिंदु पथ, पथ माने रास्ता, इसका रास्ता इधर दे दूं, चाहे ये बिंदु है इसका रास्ता इधर दे दूं, तो ये जो रास्ते का निर्माण होता है, जो पथ का निर्माण होता है इस बिंदु के द्वारा, इसी को हम रेखा कहते हैं। बहुत आसानी भाषा में कि कोई बिंदु है और इसका अभी इसमें कोई दिशा है नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जब बिंदु का रास्ता चालू हो गया तो अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन बिंदु कहाँ गया, इधर गया कि इधर गया है। बस इसका रास्ता है, आप चाहे इधर से देख लोगे चाहे इधर से देख लोगे। तो इस तरह जो आकृति का निर्माण होगा उसी को रेखा कहते हैं। यानी बिंदु का जो बिंदु पथ होगा उसे रेखा कहेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो रेखा के किसी सीमित खंड को रेखा खंड कहते हैं। अभी ये रेखा पर कोई दो बिंदु कहते हैं, भाई एक बिंदु यहाँ बैठा है, एक बिंदु यहाँ बैठा है, तो इनका नाम दे दो ए या बी, है ना। तो ये खंड माने टुकड़ा। अब इस रेखा का ये टुकड़ा हो गया, ये खंड हो गया। तो यही जो ए और बी के बीच की जगह है इसी को हम रेखा खंड कहते हैं। इसी को लिखा गया है कि रेखा के सीमित खंड को, ये रेखा कहीं तक भी जा सकती है ना, रेखा के सीमित खंड को रेखाखंड कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब चाहे इसको अंत बोल लो चाहे इसको अंत बोल लो, ये दोनों आखिरी आखिरी है, अंत बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। यह दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता ही उसको रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड को ए बी लिख के उसके ऊपर एक डंडा बना दें तो इस तरह इसको निरूपित किया जाता है, ठीक है। जैसे ये ए बी है ना, तो ए बी को कैसे लिखेंगे? ए बी लिख के इसका मतलब ये डंडा डाल दिया, इसका मतलब हो गया कि ये रेखा खंड है, टुकड़ा है। अब नहीं इधर जा सकता ना इधर जा सकता, उतने टुकड़े की बात हो रही। अब रेखा का अपरिमित रूप से अनंत तक दोनों दिशाओं में विस्तार होता है। अब जैसे अभी रेखा पढ़ रहे थे ना, ये अनंत तक जाने का मतलब तीर लगा दो तो वो जाता रहेगा, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, जहां तक सोच सकते हैं उसके आगे भी जा सकता है। तो ऐसी जो पथ होता है इसी को रेखा कहते हैं। अब सही तरीके से आगे बढ़ के समझ रहे हैं। तो रेखा का अपरिमित मतलब जिसको जितना भी चाहे, अपरिमित जहां तक इसकी जा सकती है वहां, मतलब आपकी परिमाप से भी ज्यादा, ठीक है। अनंत तक दोनों दिशाओं में विस्तार होता है। देखो ये तीर लगा है माने जहां तक जाना है जाता रहेगा। तो रेखा को ए बी, अब जहां तीर लगा जा रहा है तो इसका जो हम
व्यक्त करेंगे यानी पहचानने का तरीका लिखेंगे तो वही ए बी लिख के और तीर लगा दिया दोनों तरफ पर, इसका मतलब ये रेखा है और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, यानी अपरिमित रूप से जा रही है। तो इसको इस तरह व्यक्त करते हैं। कई बार अभी जब हम पढ़ेंगे तो रेखा को ऐसा ना लिख के कई बार उसका नामकरण करना पड़ता है, तो रेखा को एल एम एन आदि से भी हम लोग व्यक्त करते हैं। इनका अभी कुछ हम लोग आगे चलकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ और अवधारणाएं लेते हैं। अब ये एक पॉइंट और लेते हैं कि वे सरल रेखाएं मतलब समझ गए, रेखा तो बन गई और अगर सीधी है तो वो सरल रेखा कहलाती है, ठीक है ना। अब कुछ और समझते हैं कि वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे से किसी एक बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। देखिए यहीं पर बनाने को ये एक रेखा गई, एक रेखा और गई, ये ऐसे ही, इसका नाम जैसे हमने बोला था ना, एक का नाम एल रख लो, एक का नाम एम रख लो, और ये पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं तो इन पे तीर लगा दो, इससे पता चल जाती है कि ये रेखा बनी हुई, रेखा खंड नहीं बना। तो ये जहां पर मिलते हैं यानी किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, मान के चलते हैं वो बिंदु दे देते हैं, तो यही बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है ना। तो और जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं यानी कि एल और एम, तो ये कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे को काट रही हैं और जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। देखिए क्लियर हुआ। फिर अगला ये है कि जब दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे। देखिए ये सरल रेखा चली ऐसे, ये सरल रेखा चली काट दी, लेकिन यदि कोई सरल रेखा ऐसे जा रही है, एक इसका नाम एल ले लो और इसका नाम ले लो एम, तो इनके बीच की दूरी यानी ये जो दूरी है यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये हर बिंदु पर समान रहे, मतलब चाहे कहीं भी नाप लो, जैसे रेल की पटरी, ये बोर्ड का किनारा है ना, ऐसी जो रेखाएं जाएंगी उन क्या हुआ कि जब दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे, जैसे रेल की पटरी, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, मतलब भाई जब दूरी समान रहेगी तो प्रतिच्छेद करने का सवाल ही नहीं होता है ना, तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इन रेखाओं को हम इनका नाम दे देते हैं इस वक्त समांतर रेखाएं, और वहां जब काट देती हैं तब उनका नाम हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पर कोई वो काटने वाला बिंदु तो है नहीं, तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा नहीं। इतने बार समझ पा रहे हैं। तो ये दो परिभाषाओं का, दो पॉइंट का यानी हमारी जो अवधारणाएं हैं ये हमको याद रखनी है। फिर चलते हैं कि एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो। इसका मतलब देखिए, जैसे रेखा कहीं चलती थी, बिंदु का बिंदु पथ, जैसे ना ये बिंदु जो है किसी एक दिशा में चल दिया, मान लो इस दिशा में चल दिया और दूसरी दिशा में कोई तीर ना हो, मतलब ये इसका दिशा एक ही दिशा में चल रहा है ये, तो ये जिस दिशा में जा रही होता है इसी को किरण कह देते हैं हम लोग। क्या कह देते हैं? किरण। बात समझे? यानी किसी बिंदु का एक ही दिशा में चला हुआ बिंदु पथ, क्या किसी रेखा का एक ही दिशा में चला बिंदु पथ क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे रहे हैं कि एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु, ये देखो एक अंत बिंदु ज्ञात हो, वो दूसरा अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई कैसे होगी? क्योंकि जा रहा है, पता नहीं कहाँ रुकेगा। तो ऐसी जो आकृति होती है उसे किरण कहते हैं। किरण रेखा का ही एक भाग होता है। अब देखो चल तो रहा है, भले रुका है, लेकिन एक भाग तो ये इधर भी जा सकता है ना, ऐसे भी तो जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेखा का ही एक भाग किरण ही कहलाता है, ठीक है ना। तो कागज से बिना पेंसिल उठाए सीधी या टेढ़ी खींची गई आकृति को वक्र कहते हैं। चाहे ऐसा कर दो, चाहे ऐसा कर दो, यानी जहां तक आप पेंसिल नहीं मत उठा रहे हैं या पेन नहीं उठा रहे हैं, तो जो भी आकृति निर्माण होगा उसी को वक्र कहते हैं। और वक्र आपस में काटता नहीं है, ठीक है ना। तो कागज से बिना पेंसिल उठाए सीधी या टेढ़ी खींची गई आकृति को वक्र कहते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को नहीं काटता है तो ये सरल वक्र, ये सब सरल वक्र है, ठीक है ना। तो वह वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों, देखो यहाँ चला, यहाँ आके मिल गया, ये चला, ये मिल गया, ये चला, ये चला, ये चला, ये आके मिल गया, तो ऐसा वक्र कहलाता है बंद वक्र। ऐसा कहलाता है वह वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों। वक्र तो चला लेकिन सिरे आपस में आके कहीं ना कहीं जहां से चले थे वहीं मिल गए, तो ये सब बंद वक्र कहलाते हैं। और वक्र के सिरे यदि खुले वक्र हो तो उसे खुला वक्र कहते हैं। ये सरल वक्र। अब ये वक्र तो चला, देखिए
अब ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, देखो जी वक्र तो अभी भी है, खुला वक्र है, और ये बंद वक्र है, और ये पेंसिल उठाए नहीं, और यहाँ पर ये कहलाता है सरल वक्र। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है।